नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अग्नि कंपटीशन पर। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीएड फर्स्ट ईयर का जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पेपर 6 है वैसे ये उसका एक असाइनमेंट, जिसमें मैं आपको जेंडर बायसनेस एंड जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में बताऊंगी, या फिर आप कह सकते हैं कि लिंग विभेद और रूढ़िवादिता। ये आज का हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर असाइनमेंट बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिंग के बारे में लिखेंगे। लिंग शब्द जैविक रूप से स्त्री पुरुष उभयलिंगी व अन्यों के व्यवहारों को विभाजित करने के लिए समाज में किया जाता है। लिंग से संबंधित अवधारणा से तात्पर्य व्यक्ति के जैविक लिंग व समाज में उसकी लैंगिक अस्मिता के बोधन के बीच के जटिल संबंधों से है। एक व्यक्ति के व्यवहारों का प्रस्तुतिकरण उसके द्वारा निभाई जाने वाली लैंगिक भूमिकाओं से जुड़ा है। अमेरिकन विचारक व जेंडर सिद्धांतकार जूडिथ बटलर ने 1988 में परफॉर्मेटिव एक्ट्स एंड जेंडर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि लिंग का संबंध समाज द्वारा स्वीकृत क्रियात्मक उपलब्धियों व निषेध से है। बटलर के अनुसार यह सामाजिक क्रियाएं, कार्यकाल और गतिविधियां स्वयं भी लिंग को निर्मित करती हैं। तो ये हमने सबसे पहले लिंग को डिफाइन कर दिया। अब हम लिखेंगे लिंग का अर्थ। लिंग का अर्थ लिखने के लिए हम लिखेंगे, लिंग शब्द को अंग्रेजी में जेंडर कहते हैं। जेंडर शब्द लैटिन भाषा के जीनस से लिया गया है, जिसका अर्थ है टाइट और शॉर्ट। जेंडर लिंगानुरूप व्यवहारों को सांस्कृतिक रूप से परिभाषित करता है। लिंग स्त्री व पुरुष के बीच सामाजिक भेदभावों को दिखाता है, वो प्राकृतिक न होकर समाज द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, आगे हम लिखेंगे लिंग लिंगानुरूप व्यवहारों को सांस्कृतिक रूप से परिभाषित करता है। उसके आगे हम फिर लिख लेंगे, चार्ल्स हॉकेट के अनुसार व्यवहार के आधार पर संज्ञा का वर्गीकृत विभाजन जेंडर है। स्टोलर ने जेंडर का अर्थ प्रकृति से न मानकर मनोवैज्ञानिक व सांस्कृतिक संदर्भों से जोड़कर देखा और बताया कि लिंग का संबंध स्त्रीत्व व पुरुषत्व से है। आगे हम लिंग की परिभाषा देंगे। According to Brownie, gender refers to the culturally and socially constructed differences between male and female sex. It refers to the way in which society encourages and teaches the two sexes to behave in different ways through socialization. ठीक है, फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, जेंडर रेफर्स टू द रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैन women that are created in our family, society and culture. आगे हम लिखेंगे according to WHO, gender refers to the socially constructed roles, behavior, activities and attributes that given society consider appropriate for men and women. फिर हम लिखेंगे according to Gardner Lerner, gender is the costume, a mask, a straight jacket in which men and women dance their unequal dances. तो ये आपके हो जाएंगे। इसके बाद हम ये देखिएगा, मैंने इस तरह से पे आप नेट से निकलवा के प्रिंट और लगा सकते हैं। फिर हम लिंगीय विभेद को दिखाएंगे। लिंगीय विभेद से तात्पर्य है बालक तथा बालिकाओं के मध्य व्याप्त लैंगिक असमानता। बालक तथा बालिकाओं में उनके लिंग के आधार पर भेद करना, जिसके कारण बालिकाओं को समाज में, शिक्षा में तथा पालन पोषण में बालकों से निम्नतर स्थिति में रखा जाता है, जिससे वे पिछड़ जाती हैं। बालक तथा बालिकाओं में विभेद उनके लिंग के आधार पर किया जाता है, अर्थात लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव लिंगीय विभेद कहलाता है। लिंग विभेद को सामान्य शब्दों में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव। समाज में परंपरागत रूप से महिलाओं को कमजोर जाति वर्ग के रूप में माना जाता है। लिंग असमानता हमारे देश में एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। महिलाओं को न केवल असमान वेतन या अधिक कार्य कराया जाता है, बल्कि उनके लिए कम कौशल की नौकरियां पेश की जाती हैं, जिनका वेतनमान बहुत कम होता है। यह लिंग के आधार पर असमानता का एक प्रमुख रूप बन गया है। आगे हम लिखेंगे, उदाहरण के लिए लड़की को बचपन से शिक्षित करना अभी भी एक बुरा निवेश माना जाता है।
क्योंकि एक दिन उसकी शादी होगी तथा उसे पिता के घर से जाना है। नेक्स्ट हम लिख लेंगे, एक मिनट, नेक्स्ट हम लिखेंगे लिंग विभेद का स्वरूप। हमारा समाज परंपरा के नाम पर आज भी अनेक कुरीतियों से भरा पड़ा है। समानता के नाम पर महिलाओं को धीरे धीरे बहुत सारे सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। समाज में महिलाओं को बंधन में रखा जाता है तथा इस मान्यता के आधार पर पितृसत्तात्मक व्यवस्था का बंधन बांध दिया जाता है, जिसमें पुरुष को महिला का स्वामी मान लिया जाता है। शरीर का स्वरूप जितना प्रकृति से निर्धारित हुआ है उतना ही संस्कृति से निर्धारित हुआ है। लिंग असमानता का स्वरूप निर्धारण के मुख्य बिंदु निम्न हैं: सामाजिक परंपराएं व कुरीतियाँ, स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति, शैक्षणिक स्तर, आर्थिक स्तर, संपत्ति के स्वामित्व में असमानता। अब लिखेंगे लिंगीय विभेद के कारण एवं प्रकार। तो इसमें हम लिखेंगे लिंग विभेद आज से नहीं प्राचीन काल से चला आ रहा है और यह विभेद भारत में ही नहीं विदेशों में भी चला आ रहा है। विभेद कई प्रकार के होते हैं: जातिगत विभेद, प्रजातीय विभेद, लिंगीय विभेद, भाषाई विभेद, रंगगत विभेद, सांस्कृतिक विभेद, आर्थिक विभेद और स्थानगत विभेद। ठीक है, ये हो जाएंगे। आगे हम देखेंगे, ये देखिएगा इस तरह से, ये मैंने निकलवाया नेट से, आप इस तरह से नेट से निकलवा सकते हैं अपने आप देखकर। फिर मैंने लिखा है यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 1,30,00,000 कन्या भ्रूणों की हत्या कर दी जाती है। हम अनुमान लगा सकते हैं कि लिंगीय विभेद कितनी भयावह अवस्था में पहुंच चुका है। लैंगिक असमानता के उत्तरदायी कारकों को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहला है पितृसत्तात्मक व्यवस्था, विवाह व्यवस्था। तीसरा है दहेज प्रथा। चौथा है स्त्री को भोग की वस्तु समझना। पांचवा है गरीबी व आर्थिक तंगी। छठा है शिक्षा और जागरूकता का अभाव। सातवां है जन्म से मृत्यु तक स्त्री का पुरुष के अधीन होना। आठवां है सरकारी उदासीनता। नवां है सांस्कृतिक कुप्रथाएं। 10वां है सामाजिक कुप्रथाएं। 11वां है संकीर्ण विचारधारा। 12वां है मान्यताएं व परंपराएं। 13वां हो गया दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। 14 है कन्या भ्रूण हत्या। 15वां है मनोवैज्ञानिक कारक और 16वां है बाल विवाह। आगे हम देखते हैं महिलाओं को पुरुषों के लिए साधन के रूप में देखा जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं की ऐसी स्थिति है। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिएगा ये मैंने इस तरह से निकलवाया है, इसमें महिला के रास्ते में कितने बाधाएं हैं जबकि पुरुष के रास्ते में इतनी बाधाएं नहीं दिखाई गई हैं। लिंगीय विभेदों की समाप्ति के उपाय देखेंगे। लैंगिक विभेदों को दूर करने के लिए सबसे पहले परिवार से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि परिवार ही व्यक्ति की प्रथम पाठशाला है। यदि माता पिता अपने बेटे बेटियों में भेद नहीं करेंगे तो स्वतः यह परंपरा समाज में प्रचलित हो जाएगी। नेक्स्ट है लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए महिला सशक्तिकरण सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है तथा उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है महिला का आर्थिक सशक्तिकरण। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षा के माध्यम से महिलाओं में यह एहसास जगाना कि वे पुरुषों से कम नहीं हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं के आगे आने से लैंगिक समानता को मजबूती मिलेगी। भारत में शिक्षा तथा साक्षरता में वृद्धि तो दर्ज की जा रही है, परंतु लिंगीय विभेद के संबंध में स्थिति चिंताजनक है। वर्तमान में कई प्रयास लैंगिक मुद्दों पर जागरूकता लाने के लिए किए जा रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए सरकारी प्रयास क्या क्या है। महिलाओं के विकास के लिए सरकार ने कुछ योजनाओं की शुरुआत की और लैंगिक विभेदों को दूर करने के महिला सशक्तिकरण पर विचार किया। महिलाओं को शिक्षित, जागरूक व सशक्त बनाने हेतु सरकार ने निम्न योजनाओं की शुरुआत की। पहली है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसान सुमंगला योजना और इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। इसके अतिरिक्त कई अन्य योजना में प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं ताकि समाज में व्याप्त इस कुरीति को दूर करके समानता का अधिकार महिलाओं को दिया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आगे। फिर हमारा ये यहाँ पर जो लिंगीय विभेद है ये खत्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट जो हमने इसमें लिया है रूढ़ी युक्तियाँ, रूढ़ी युक्तियों पर लिखेंगे। रूढ़ी युक्ति यानी
टाइप। रूढ़िवाद एक प्रकार की तथ्यहीन व भ्रामक धारणा है। इस संप्रत्यय का प्रयोग सर्वप्रथम 1922 में वॉल्टर लिपमैन ने अपनी पुस्तक पब्लिक ओपिनियन में किया था। इनके पूर्वाग्रहों का संज्ञानात्मक कारण माना जाता है, क्योंकि रूढ़ि युक्तियां मनुष्य की सोच या चिंतन का परिणाम होती हैं। शब्द स्टीरियोटाइप यूनानी शब्द स्टीरियो से लिया गया है, जिसका अर्थ फर्म या ठोस है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, विचार आदि के बारे में कुछ निश्चित व स्थायी प्रतिमानों की स्थापना कर लेना, जो पूर्णतया तथ्यविहीन हो एवं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध न हो, ये हमेशा नकारात्मक हो। रूढ़िवादिता ही विभेद व पूर्वग्रहों का कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देख लेंगे जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप से तात्पर्य किसी एक जेंडर से कुछ व्यवहारों को जोड़ देना है तथा ऐसा माना जाता है कि कुछ विशेषताएं तथा गुण पुरुषों के लिए उपयुक्त होते हैं तथा कुछ स्त्रियों के लिए। जेंडर स्टीरियोटाइप की घटना तब होती है जब एक जेंडर से निरूपित विशेषताएं, विचार तथा भूमिकाएं जोड़ दी जाती हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप एक तरफा होते हैं। इन्हें परिवार, स्कूल तथा मीडिया द्वारा निरंतर सुदृढ़ किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे सामान्य जेंडर स्टीरियोटाइप। प्रत्येक लिंग को परिभाषित करने के लिए बहुत सारे जेंडर स्टीरियोटाइप हैं। महिलाओं से जुड़े सामान्य गुण तथा स्टीरियोटाइप जेंडर भूमिकाएं निम्न हैं, देख लेंगे। पहली है आज्ञाकारिता। महिलाओं में क्या होना चाहिए? आज्ञाकारिता होनी चाहिए, भावुकता होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए, स्वच्छ, तार्किक, पोषण करने वाली, कलात्मक, अनाड़ी, अयथार्थवादी और बच्चों को पालने वाली। पुरुष स्टीरियोटाइप उन्हें मर्दाना, मजबूत तथा सक्षम दिखाने से संबंधित है। पुरुषों के निम्न गुण हैं आक्रामक, खिलाड़ी, अस्त व्यस्त, यथार्थवादी, जोरदार, तार्किक, भावुक नहीं और पैसा कमाने वाले। स्टीरियोटाइप जेंडर भूमिकाएं बचपन से ही सीखी जाती हैं। अभिभावक अपने बच्चों में उनके लिंग से संबंधित विशिष्ट व्यवहार व भूमिकाओं को उन तक पहुंचाते हैं। आगे हम देख लेंगे, देखो मैंने ये निकलवाया है हाउ डू वी अवॉइड जेंडर स्टीरियोटाइप इन स्कूल, और ये अब मैं नेट से निकलवा के यहाँ पे पेस्ट किया है। आप भी इस तरह से अपनी अच्छी अच्छी पिक्स निकलवाएं इससे रिलेटेड और ऐसे पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रूढ़ि युक्तियों को दूर करने के प्रयास। ये लैंगिक रूढ़िवादिता बच्चों व समाज के लिए अच्छी नहीं और ज़्यादातर माता पिता इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, जिससे स्टीरियोटाइप कारोबार को नुकसान पहुंचेगा। अमित मल्होत्रा फैसिलेटर और कैंडिडली की सह संस्थापक है। कैंडिडली बच्चों को नवयुवकों के बीच जेंडर, सेक्सुअलिटी व मीडिया के बारे में बताता है। कैंडिडली की इक्वलिटी द्वारा जेंडर न्यूट्रल कपड़े तैयार किए जाते हैं जो कलर डिवाइड व रूढ़ि युक्तियों का खात्मा करते हैं। रूढ़िवाद को समाप्त करने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला हम देख लेंगे, शिक्षा के प्रसार द्वारा समाज में रूढ़ि विचारों को बढ़ने से रोका जा सकता है, मानवीय प्रयासों द्वारा और विज्ञापन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इस प्रकार के कई अन्य प्रयासों द्वारा रूढ़िवाद से मुक्ति पाई जा सकती है, पर वह और आगे पीढ़ियों में इसे बढ़ने से रोका जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेंगे रूढ़ि युक्तियों की विशेषताएं। ये देखिएगा मैंने यहाँ पे ये निकलवाया है। ठीक है, आगे देखते हैं रूढ़ि युक्तियों की विशेषताएं क्या क्या हैं। सिकार्ड तथा बेकमैन तथा अन्य विद्वानों ने रूढ़ि युक्तियों में कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला है मिथ्या वर्गीकरण। रूढ़ि युक्तियों से प्रभावित होने के कारण व्यक्तियों में उसके वर्ग से संबंधित गुणों का निर्धारण करता है। सेकंड है विश्वास पर आधारित। रूढ़ि युक्तियाँ सामान्य विश्वास पर आधारित होती हैं। लोगों की यह धारणा होती है कि अमुक वर्ग के सभी सदस्यों में एक समान विशेषताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है रूढ़ि युक्तियाँ सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार की हो सकती हैं। प्राय रूढ़ि युक्तियाँ परिवर्तित नहीं होती हैं, उनमें परिवर्तन होता भी है तो बहुत ही कठिनाई से। आगे हम लिखेंगे रूढ़ि युक्तियों का महत्व, क्या प्रभाव है इसका। लैंगिक भेदभाव के कारण लोगों के सामर्थ्य की बर्बादी होती है। कुछ रिपोर्ट के अनुमान बताते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को रूढ़ि युक्तियों व भेदभावों के कारण प्रति वर्ष 12 खरब डॉलर का नुकसान होता है। रूढ़ि युक्तियाँ व्यक्ति के व्यवहार, विचार, चिंतन, कार्य, निर्णय व संज्ञान आदि को अनेक रूपों में प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट हम देख लेंगे श्रेणीकरण। रूढ़ि युक्तियों के आधार पर वस्तुओं व व्यक्तियों
वस्तु व व्यक्ति को वर्गीकृत किया जा सकता है और इसके आधार पर विभिन्न समूहों के सदस्यों में विशेषताओं का निर्धारण भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंतः समूह पक्षपात। रूढ़ि युक्तियों के कारण व्यक्ति अपने समूह के सदस्यों में अच्छे गुणों और बाह्य समूह के सदस्यों में अवांछित गुणों का निर्धारण करता है। थर्ड है विशिष्टता प्रदान करना। रूढ़ि युक्तियाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को विशिष्ट बना देती हैं। फोर्थ है न्यायपूर्ण दृष्टिगोचर। रूढ़ि युक्तियों के कारण लोगों के साथ घटित होने वाली दुखद घटनाओं को उनके कर्म या भाग्य का फल मान लेते हैं, इसके लिए परिस्थिति को उत्तरदायी नहीं मानते। फिर है नेक्स्ट सामाजिक व्यवहार को दिया वेतन। रूढ़ि युक्तियों का एक कार्य यह भी है कि वे व्यक्ति को परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करने का दिशा निर्देश देती हैं। नेक्स्ट है समाज को समझने में सहायक होती हैं। व्यावसायिक व अन्य प्रकार के प्रचारों में सहायता मिलती है। हम रूढ़ि युक्तियों के आधार पर व्यक्ति व व्यवहार की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। बस इसका एनालिसिस रह गया है, अब आप इसका एनालिसिस भी देख लेंगे। लैंगिक विभेद व लैंगिक रूढ़िवादिता के परिप्रेक्ष्य में पाठ्य सामग्री का विश्लेषण। पाठ्यक्रम में स्वतंत्रता के पश्चात राधाकृष्णन आयोग का गठन किया गया। इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। आयोग ने पाठ्यक्रम को बालक बालिकाओं दोनों के लिए उपयोगी बनाने हेतु सुझाव इस प्रकार दिए जैसे स्वतंत्र चिंतन, रचनात्मक विचार तथा समीक्षात्मक आंकलन के लिए तैयारी। पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। गृह विज्ञान के अध्ययन की सुविधा बालिकाओं हेतु माध्यमिक स्तर पर होनी चाहिए। 1952-53 में ए लक्ष्मण स्वामी मुदालिया की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसमें सभी विषयों को सह संबंधित करके जीवन केंद्रित, समुदाय केंद्रित, अनुभव केंद्रित, विविधतापूर्ण व लचीले पाठ्यक्रम का सुझाव दिया गया और बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान के अध्ययन की अनिवार्यता का सुझाव दिया गया। शिक्षा आयोग, जिसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है, इसमें शैक्षणिक अवसरों की समानता पर बल देते हुए नारियों की शिक्षा में वृद्धि हेतु प्रौढ़ शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, नारी व पुरुष की शिक्षा में अंतर को शीघ्र समाप्त करने तथा राज्य और केंद्रीय स्तर पर लड़कियों की शिक्षा की देखरेख के लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 व 1979 में समन्वित विद्यालय प्रणाली, पड़ोसी विद्यालय, प्रौढ़ शिक्षा, शैक्षिक स्वतंत्रता आदि पर बल दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1988 में महिलाओं को शिक्षा में समानता पर बल दिया गया तथा विभिन्न स्तरों पर व्यावसायिक, तकनीकी, सहभागिता तथा वृत्तिक विषयों में लिंग की रूढ़िबद्ध धारणा को समाप्त करने पर बल दिया गया। आगे हम लिखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा की संशोधित कार्य योजना 1992 में नारी समानता पर बल दिया गया तथा उनकी रुचि और उपयोगितापूर्ण पाठ्यक्रम पर बल दिया गया। आगे है हंसा मेहता समिति में बालक बालिकाओं हेतु समान पाठ्यक्रम का पक्ष लिया। समिति के अनुसार जनतंत्रीय व समाजवादी समाज में शिक्षा का संबंध व्यक्तिगत क्षमताओं, अभिवृत्तियों व रुचियों से होना चाहिए, जिनका लिंग से कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, अब हम पाठ्य पुस्तक देख लेंगे। पाठ्य पुस्तकों में लैंगिक विभेद और लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाया गया है। पहला है पुरुष नेताओं को ही दर्शाना। राज्य शासन पर आधारित पाठों में पाठ्य पुस्तक में समझ विकसित करने के लिए जिस शख्सियत को बहुत दमदार रूप में दिखाया जाता है, जो शासन के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के विरोध पर ऊंची बुलंद आवाज में मांग करता है, वह एक पुरुष नेता होता है। क्या यहाँ भी लिंग विभेद नजर नहीं आता? क्या राजनीतिक सम्मेलनों, सरकारों, विरोध प्रदर्शनों या नेता के रूप में महिला को दिखाकर छात्र छात्राओं की अलग तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती थी? यह प्रश्न चिंतनीय है। ठीक है, इसके आगे हम लिखेंगे सामाजिक लिंग तैयार करना। पाठ्य पुस्तकों में बहुत ही बढ़िया तरीके से यह बताया जाता है कि किस प्रकार एक बालक में सामाजिक लिंग तैयार किया जाता है। विद्यालय में विज्ञान व गणित को पुरुषत्व विषय के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं की भूमिका नगण्य है, साथ ही महिलाओं की सकारात्मक भूमिका भी अनुपस्थित है। थर्ड है महिलाओं को उनकी परंपरागत भूमिका के रूप में दिखाया गया। पाठ्य पुस्तक विश्लेषण हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 द्वारा निर्मित कक्षा 7 की नागरिक शास्त्र की पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन को देखा गया।
यह पुस्तक कुल 5 इकाइयों सहित 10 अध्याय से युक्त है। समाज में व्याप्त लिंगीय असमानताओं की चर्चा कहानियों व पत्रों के माध्यम से की गई। यहाँ जो बात ध्यान देने योग्य है वह यह है कि पाठ के आरंभ में 13 चित्रों को दिखाया गया है, जिसमें 6 चित्र महिलाओं पर हैं। इनमें एक महिला शिक्षिका के रूप में, 2 घरेलू कामगार, एक गृहिणी, परामर्शदाता व मीडिया कर्मी के रूप में दिखाई गई। इससे यही प्रतीत होता है कि महिलाओं को उनकी परंपरागत भूमिका के रूप में ही दिखाया गया है, जबकि पुरुषों को उद्योगपति, सरकारी अधिकारी, व्यापारी, कारीगर, छात्र, किसान के रूप में दिखाया गया है। आगे बस लास्ट है ये रूढ़ि युक्तियों का निर्धारक। इसमें क्या होगा, रूढ़ि युक्तियों के विकास पर भी अनेक कारकों का प्रभाव पड़ता है। रूढ़ि युक्तियों के मुख्य निर्धारक निम्न हैं। पहला है, रूढ़ि युक्तियों का कारण सामाजिक अधिगम सीखा जाता है। समाज के वरिष्ठ लोग अन्य समूहों या उनके सदस्यों के बारे में बच्चों को जैसा बताते हैं उसी के अनुसार बच्चों का संज्ञान बनता है। अज्ञानता भी रूढ़ि युक्तियों के विकास का महत्वपूर्ण निर्धारक मानी जाती है। नेक्स्ट है, प्रत्येक समूह या समाज में अन्य समूहों, जातियों, वर्गों के बारे में कुछ न कुछ अनुकूल व प्रतिकूल धारणाएं प्रचलन में होती हैं। यही सांस्कृतिक मान्यताएं रूढ़ि युक्तियों के विकास का एक महत्वपूर्ण कारण है। नेक्स्ट है, समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियाँ भी रूढ़ि युक्तियों के विकास का महत्वपूर्ण कारक हैं। और लास्ट है, रूढ़ि युक्तियाँ आंशिक ज्ञान तथा अनुभव पर आधारित होती हैं। यदि एक जाति वर्ग का व्यक्ति अनुचित व्यवहार करता है तो उसके समूह व जाति के बारे में लोग वैसी ही धारणा बना लेते हैं। तो ये हमारा असाइनमेंट कंप्लीट हुआ है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें, और आपको किस टॉपिक पर असाइनमेंट चाहिए ये भी मुझे बता दें, जिससे मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाला सारा मटेरियल आप तक इजीली पहुंच सके, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।